बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर एक और कदम आगे बढ़ा है। भारत ने अमेरिका के साथ एक ऐतिहासिक एलपीजी डील साइन की है। इससे भारत को एलपीजी सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय पीएसयू तेल कंपनियों ने पहली बार अमेरिका के साथ एलपीजी इंपोर्ट करने के लिए 1 साल का समझौता किया है। अमेरिका से सालाना 22 लाख टन एलपीजी इंपोर्ट किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने इस डील को देश के एलपीजी मार्केट के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दिन बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। साथ ही निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स के नए शिखर पर क्लोजिंग हुई। मार्केट की पूरी अपडेट अब लेते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष, बताएं पूरा अपडेट क्या है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन देखने को मिला, जहां पर 26,000 के पार निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी देखें तो 400 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप आधे प्रतिशत से ज्यादा बड़े मूव्स नजर आए। अब देख लेते हैं कि निफ्टी में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार में स्ट्रेंथ दी। तो इनमें अगर आप देखें तो आयशर है, मैक्स हेल्थ केयर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और इटर्नल जैसे स्टॉक्स हैं। वहीं बात करें गिरने वाले शेयरों की तो बड़े इंटरेस्टिंग नाम आते हैं, जैसे एशियन पेंट्स है, अल्ट्राटेक सीमेंट है। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो हलचल खास देखने को मिली, जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज बैंक, पीवी फिनटेक, हुडको जैसे स्टॉक्स में तेजी रही। लेकिन गिरावट आपको नजर आई उन स्टॉक्स में, खासतौर पर जैसे जुबिलेंट फूडवर्क्स है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और खबरों के बीच एम्फेसिस। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार अच्छी खबरों के बीच बाजार में आज खरीदारी नजर आई। शुक्रिया आशीष इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। साथ ही दूसरी तिमाही के नतीजों का सीजन अब खत्म हो चुका है। Q2 में कौन पास हुआ, कौन फेल, कौन से सेक्टर चमके, किनका प्रदर्शन रहा फीका। Q2 नतीजों पर मोतीलाल ओसवाल ने खास रिपोर्ट निकाली है, जिसकी डिटेल्स बता रही हैं मेरी सहयोगी श्रेया ठाकुर। Q2 नतीजे ठीक ठाक रहे हैं, अच्छे ही रहे हैं, लेकिन थोड़े अनइवन रहे हैं। अनइवन इस तर्ज पर कि मिड कैप ने जहां अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस मिड कैप की तरफ से देखने को मिली है, वहीं स्मॉल कैप ने थोड़ा निराश किया है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का पैट करीब करीब 2% साल दर साल बढ़ा, जो कि लगातार छठा क्वार्टर देखें आप जहां पे ग्रोथ सिंगल डिजिट रही है। लेकिन मिड कैप ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, स्मॉल कैप थोड़ा पिछड़ा। और अर्निंग्स का बड़ा हिस्सा अगर आप देखें तो किन सेक्टर से आया, एक बड़ा सवाल। इनमें शुमार है ओएमसीज, मेटल्स, टेलीकॉम, टेक्नोलॉजी और एनबीएफसीज लेंडिंग स्पेस से। ये बड़ा हिस्सा आपके Q2 के जो हीरो सेक्टर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और अगर आप बात करें तो ओएमसीज का जो मुनाफा है साल दर साल करीब करीब 9% बढ़ा है। मेटल्स की पैट अगर आप देखें तो 25%, टेलीकॉम घाटे से मुनाफे में स्पेस आई है, टेक्नोलॉजी में 8% की ग्रोथ और लेंडिंग एनबीएफसीज में देखें तो 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। इन 5 सेक्टर का जो कंट्रीब्यूटर अगर आप देखें अर्निंग्स में 90% रहा है, तो ये हीरो सेक्टर्स रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें मार्केट कैप परफॉर्मेंस की, तो लार्ज कैप की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही रहे। 10% साल दर साल लार्ज कैप की परफॉर्मेंस रही है, स्टेबल ही रही है। और स्ट्रॉन्ग सेक्टर लार्ज कैप में रहे ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, मेटल्स और टेक, इसने बूस्ट किया है। वहीं मिड कैप जो स्टार परफॉर्मर रहा इस पूरे Q2 का, उसमें अगर आप देखें तो करीब करीब 34% साल दर साल यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली, जबकि अनुमान बस 23% का ही था। तो यहाँ पे एक रॉबस्ट ग्रोथ। और यहाँ की ड्राइवर्स रहे अगेन ऑयल एंड गैस स्पेस, मेटल्स, एनबीएफसीज, पीएसयू स्पेस, पीएसयू बैंक्स और रियल स्टेट ने साथ दिया मिड कैप के Q2 में। इसके अलावा स्मॉल कैप जो पिछड़ा रहा, वहाँ पर अगर आप बात करें तो पैट नेगेटिव रहा है, 5% घटा है साल दर साल। 40% कंपनियां अगर आप देखें जिसने एस्टिमेशन से खराब नंबर दिए हैं स्मॉल कैप में। तो ये आप स्मॉल कैप का प्रदर्शन। सेक्टर में डीप डाइव करेंगे अगर आप, तो बैंक्स जिस तरीके से परफॉर्म किए, क्योंकि निम्स उम्मीद से बेहतर रहे, लोन्स लगातार वहाँ पे बढ़ रही थी, सीआर कटौती से सेकंड हाफ में और अच्छा होगा, मार्जिन्स भी वहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो इसलिए ये स्पेस अच्छी लग रही है। एनबीएफसी लेंडिंग अगर आप देखें तो ये स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्राइवेट व्हीकल, टू व्हीलर, ट्रैक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में मांग लौटती दिखी। और एसेट क्वालिटी पर भी आप देखें तो थोड़ा सीजनल दबाव दिखा, लेकिन आगे चल के ये भी सुधर सकता है। कंज्यूमर में भी देखें आप तो मांग ठीक रही, जीएसटी बदलाव, लंबा मानसून ने थोड़ी ग्रोथ दबाई, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो उसके बावजूद
बावजूद कंज्यूमर स्पेस ने अच्छा परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी में रिवाइवल है, सेंटिमेंटल लो बेस होने के कारण बेहतर दिखा है वहाँ पे। मेटल्स अगर आप बात करें, फेरस में एबिटा 41% साल दर साल बढ़ती हुई नजर आई, वॉल्यूमिनस ग्रोथ वहाँ पे देखने को मिला। नॉन फेरस में देखें तो कमोडिटी प्राइसेस बेहतर होने से उम्मीद मिली है। तो ये तमाम सेक्टर्स जिसने Q2 में अच्छा परफॉर्म किया और आगे चलकर भी, इनफैक्ट सिर्फ Q2 नहीं, आगे चल के Q3 और Q4 की भी बात करें तो यहाँ से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। तो फिलहाल ये कुछ सेक्टर्स जो मोतीलाल ओसवाल को अच्छे लग रहे हैं इस Q2 में। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकालो तो नतीजे ठीक ठाक रहे हैं Q2 के, लेकिन मिड कैप्स ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ग्रो की। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में हाल ही में लिस्ट हुई ग्रो ने कमाल कर दिया है। ग्रो का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकल गया है। कैसे और क्यों हुआ ये कमाल, बता रहे हैं यतिन मोता। जिस तरीके से ग्रो ने आज 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप क्रॉस किया है, कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड है। इनफैक्ट यही एक प्योर ब्रोकरेज स्टॉक है जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर सबसे पहले ट्रेड करता हुआ नजर पड़ रहा है। और जब से ही आईपीओ की लिस्टिंग हुई है 114 रुपये के आसपास, 100 रुपये का इशू प्राइस, और वहाँ से देखिए 170 तक के लेवल्स आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिले। तो जिन्होंने आईपीओ में दांव लगाया वहाँ 70% गेन और आज 1 लाख करोड़ के पार। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, जो लिस्टेड फर्म्स हैं उनको सबको मिला भी लें तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप नहीं होता है। इनफैक्ट अगर हम प्योर प्ले ब्रोकरेजेस की बात करें तो 1000, 1500, 2000, 15,000, 20,000 तक के मार्केट कैप देखने को मिलते हैं। नोआमा, एंजल वन जो एक नियरेस्ट पेयर है, इसकी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है। शेयर इंडिया हो या जियोजीत फाइनेंशियल, 5 पैसा कैपिटल, सभी के मार्केट कैप अगर आप मिला लें तो भी ग्रो को मैच नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं शानदार लिस्टिंग ग्रो के लिए। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि ग्रो का मार्केट कैप बिल्कुल ही बीएससी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के नजदीक आ गया। तो एक तरफ है ब्रोकरेज और एक तरफ है एक्सचेंज, दोनों का लगभग बराबर मार्केट कैप होता हुआ नजर पड़ रहा है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के मुताबिक भारतीय बाजार में कोई बबल नहीं है और भारतीय बाजार फंडामेंटल्स पर खड़ा है। सीआईआई फाइनेंसिंग समिट में सेबी चेयरमैन ने यह भी कहा कि भारत में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक्सटर्नल ट्रेड और फाइनेंशियल रिस्क का आंकलन कर रहा है। India's story is not really built on any bubble. You have a very strong economic growth which is happening. There will always be risks, and there have always been risks to external risks. Is it whether it is trade related or whether coming out of the stock markets or the financial markets. But I think whether it is RBI or SEBI, we have been working together always. I would not like to comment on what is going to happen in US market because the jury is still out in terms of whether it is overvalued or undervalued in the current context. दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा की सरकारों को वायु कमीशन के आदेश पूरी तरह से लागू करने का भी आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। डिटेल्स ले लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, जिस तरह से दिल्ली एनसीआर की बात करें, खासतौर पर राजधानी दिल्ली में ग्रैब 3 लागू हो गया है लेकिन बेअसर है, खराब श्रेणी में हवा अभी भी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं? दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI 400 के पार है और अगले कुछ दिनों में भी राहत मिलने का अनुमान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई सारे सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप जो AQI मॉनिटर कर रहे हैं उसका डाटा दीजिए, क्योंकि खासतौर पर ये आरोप लगाए गए थे कि दिल्ली में जो AQI का डाटा है उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसके आसपास छिड़काव किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर दिल्ली सरकार से AQI की मॉनिटरिंग का इफेक्टिवनेस डाटा फाइल करने के निर्देश दिए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या दिल्ली में पूरे साल पर रोक लगाई जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि इस पर रोक लगाना संभव नहीं है। हमें विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि ये लोगों की जीविका का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा में जो पराली जलाई जा रही है उसको लेकर भी निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पराली जलाई जा रही है उनसे कहा कि जो सेंटर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके जो 13 नवंबर के निर्देश है उसको अपने यहाँ पर आप पूरी तरह से लागू कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके लिए हमें प्रदूषण को हटाने के लिए लॉन्ग टर्म उपायों के ऊपर काम करना पड़ेगा। अब कोर्ट ने दिल्ली सरकार को एफिडेविट फाइल करने के लिए और जो लॉन्ग टर्म उपाय है उनको फाइल करने के लिए 1 दिन का समय दिया और अब इस पूरे मामले की सुनवाई 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फिर से होगी।
शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। इसके अलावा देश भर में बढ़ते प्रदूषण के चलते कंपनियां प्रीमियम बढ़ा सकती हैं। जेब पर कैसे भारी पड़ सकता है प्रदूषण, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, पॉल्यूशन काफ़ी सारे शहरों में, खासतौर पर अगर आप दिल्ली, जहां पर AQI 300 के पार है, मुंबई भी पीछे नहीं है, 170 से ऊपर का AQI चल रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो जो प्रदूषण है अब आपके स्वास्थ्य के साथ, आपकी हेल्थ के साथ आपकी जेब पर भी भारी पड़ेगा। कारण ये कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, हो सकता है कि जो अपने प्रीमियम्स है इसे अपवर्ड तरीके से रिवाइज करते हुए नजर आए। दरअसल अगर आप देखें तो पॉलिसी बाजार का डेटा ये कह रहा है कि इस साल जो क्लेम्स हैं ये पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस को लेकर, इसमें पिछले साल के मुकाबले 14% की बढ़त देखने को मिली है। अब खास बात है कि इन क्लेम्स में जो इलाज होता है, जो रेस्पिरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, कार्डियक इश्यूज आ रहे हैं, इनके इलाज का खर्च भी बढ़ा है। अब रेस्पिरेटरी इश्यूज में देखें तो पिछले साल के मुकाबले 11%, और जो हार्ट रिलेटेड कार्डियक है इसमें 6% इनके इलाज जो है महंगे हो चुके हैं। अब जो औसतन क्लेम्स निकल कर आ रहे हैं 60,000 से लेकर 80,000 के हैं, लेकिन क्रिटिकल मामलों में अगर आप देखें तो ये जो क्लेम्स है 2 लाख के पार भी जा रहे हैं। और बहुत सारे शहर ऐसे, सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं, बहुत शहर ऐसे हैं जहां पर प्रदूषण अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, ना कि सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए। अगर आप ओवरऑल देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज को भी इसका नुकसान है, क्योंकि ओवरऑल जितने क्लेम्स आ रहे हैं आप समझिए कि इसमें 8% योगदान तो ये पॉल्यूशन रिलेटेड इलनेस इनके क्लेम्स का देखने को मिल रहा है। इसी के चलते अगर आप देखें तो जो मेजर इंश्योरेंस कंपनीज है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, वो प्लान कर रही हैं कि अपने जो प्रीमियम है इन इलाकों में थोड़े से बढ़ाए जाएं। एक और अहम खबर आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत सरकार ने करीब 7,000 करोड़ रुपए के 17 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 65,000 करोड़ रुपए का उत्पादन होगा, साथ ही 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने यूनो मिंडा के 260 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इसके अलावा सैरमा के 250 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कंपनियों को स्कीम के तहत 4 से 6% तक इंसेंटिव भी मिलेगा। आज ECMS का सेकेंड सेट ऑफ अप्रूवल्स हुआ, जिसमें 17 एप्लीकेशंस विच विल बी इन्वेस्टिंग अबाउट 7,172 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इससे आएगा और 11,800 न्यू एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड। 11,800 न्यू एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड डील पर चर्चा अंतिम दौर में है और इस बीच सरकार का फोकस सबसे पहले 50% के रेसिप्रोकल टैरिफ के आपसी समाधान पर है। ट्रेड डील के पहले चरण में इसका ऐलान किया जा सकता है। यूएस ने 254 एग्री एक्सपोर्ट पर से रेसिप्रोकल टैरिफ हटाया है। डिटेल्स ले लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं पूरी खबर क्या है? बिल्कुल, देखिए, जो हमें कॉमर्स मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि जो इंडिया और यूएस के साथ जो ट्रेड डील चल रही है बिल्कुल अंतिम दौर में है और अंतिम दौर में चल रही इसीलिए विलंब हो रहा है, लेकिन डील बिल्कुल हम लगभग करीब पहुंच चुके हैं इस डील पे। और जो डील होगी उसमें ये बताया गया है कि जो सबसे पहला जो सरकार का फोकस है वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो यूएस की तरफ से 50% का लगाया गया रशियन ऑयल खरीदने की वजह से, उसका समाधान करने को लेकर है। हो सकता है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ हटाने का फैसला पहले हो, ट्रेड डील का ऐलान बाद में हो। तो सरकार का यही फोकस है और ये इसकी शुरुआत भी हो गई है। 13 नवंबर से 254 आइटम है, जिसमें से 229 एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के आइटम है, जो कि करीब $1 बिलियन का सालाना अमेरिका में एक्सपोर्ट होता है। उस पर से यूएस ने टैरिफ हटाने यानी रेसिप्रोकल टैरिफ जो 50% लग रहा था उसको हटाने का फैसला किया गया है। इसमें बहुत सारे आइटम शामिल हैं, जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइस, प्रोसेस फूड, फ्रूट एंड नट्स, ऐसे तमाम आइटम्स हैं जिनको हटा दिया गया है। तो एक शुरुआत हो चुकी है। और रही बात डील के ऐलान की, तो हालांकि इसका कोई टाइमलाइन अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ वाला जो की समस्या है उसको भी इस डील में शामिल किया गया है एक ट्रेंच के तौर पर, और सबसे पहले इस पर ही समाधान निकालने की कोशिश चल रही है। रही बात जो अभी अभी ऐलान हुआ है एलएनजी इंपोर्ट को लेकर, तो उस पर वाणिज्य मंत्रालय का ये कहना है कि हालांकि ये जो ट्रेड डील जो यूएस के साथ चल रही है वो इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन ये जो 10% एलएनजी इंपोर्ट करने का यूएस से डील की गई है उसकी वजह से जो मौजूदा जो डील चल रही है, डील पर बातचीत चल रही है, उसको बैलेंस करने में काफी मदद मिलेगी। तो ये मोटा मोटी बात सामने निकल कर आ रही है यूएस डील को लेकर। हालांकि कोई अभी भी डेडलाइन नहीं दिया गया है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोई ट्रुथ सोशल या इस तरह के प्लेटफॉर्म पर यूएस इंडिया की जो डील है उसका ऐलान सुनने को नहीं मिलेगा।
हमें उम्मीद है कि इसके लिए बाकायदा एक तैयारी की जाएगी, उसके बाद ही इस डील का ऐलान किया जाएगा। तो ये मोटा मोटी डील पर बात निकलकर सामने आ रही है सरकार के हवाले से। जी आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इनकम टैक्स के सभी लंबित रिफंड अगले महीने तक जारी किए जाएंगे। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल के मुताबिक छोटे रिफंड पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं, जबकि कुछ बड़े रिफंड में गलत दावे पाए जाने पर नोटिस और स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। साथ ही नया इनकम टैक्स बिल अगले साल अप्रैल से लागू करने की भी तैयारी चल रही है और इसके फॉर्म और रूल्स इस साल के आखिर तक या फिर जनवरी 2026 तक जारी कर दिए जाएंगे। सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल से खास बातचीत की आलोक प्रियदर्शी ने। रिफंड्स जो छोटे रिफंड्स थे, कम वैल्यू के रिफंड्स थे, उसको हमने रिलीज़ किया है। जो हाई वैल्यू रिफंड्स थे, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो उसमें कुछ पाया कि कुछ रिफंड्स गलत क्लेम किए गए थे और उनके लिए हम लोगों ने टैक्स पेयर्स को ईमेल भी लिखे हैं कि वो एक बार अगर ठीक करना चाहें तो उसको ठीक करें। सो एनालिसिस उसकी कर रहे हैं हम लोग और जैसे जैसे रिफंड्स को ग्रीन चैनल पे हम लोग लेके जा रहे हैं और रिलीज़ करना है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड आई होप कि बाय दिस मंथ एंड या दिसंबर तक इनकम टैक्स एक्ट पार्लियामेंट ने अगस्त में पास किया और उसके बाद जब वो फाइनल हो गया तो अब उसके रूल्स और उसके फॉर्म्स डिज़ाइन कर रहे हैं। डिज़ाइन जो फॉर्म्स को हम डिज़ाइन कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमारे करदाताओं को उसमें सुविधा हो और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के कंटेक्स्ट में हम लोग सरल फॉर्म्स लेकर आएँ और उसमें जो डेटा कैप्चर करें, जो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैप्चर करें। कितने ई फॉर्म्स को हमको ई फाइल करना है, ई फॉर्म्स करने हैं, वो सब देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं बिहार में नई सरकार के गठन की। नीतीश कुमार 20 नवंबर गुरुवार को 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। न्यूज 18 इंडिया के मुताबिक नीतीश कैबिनेट के संभावित मंत्रियों की सूची भी सामने आ चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में विधानसभा 19 तारीख को भंग करने की मांग की है। साथ ही 20 नवंबर को नीतीश कुमार गांधी मैदान में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। तो बिहार में जेडीयू से ज्यादा सीटें बीजेपी को आई हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। ऐसे में क्या होगा बिहार की नई सरकार का स्वरूप? आज हम आवाज अड्डा में इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। एनडीए का बिहार कैसी होगी सरकार, जरूर देखिए शाम 7:57 पर। बात करते हैं दिल्ली ब्लास्ट मामले की, जिसमें आज पटियाला हाउस कोर्ट ने आमिर राशिद को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया है। आमिर राशिद दिल्ली धमाके का आरोपी है। आमिर पर यह भी आरोप है कि आतंकी डॉक्टर उमर की तरफ से जो धमाके की तैयारी की गई थी उसमें आमिर का ही हाथ था। धमाके वाली कार भी आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। इधर दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक जैश का आतंकी उमर मोहम्मद एक शू बॉम्बर हो सकता है। जांच टीम को उसकी i20 कार के राइट फ्रंट टायर और ड्राइविंग सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है, जिसमें एक मेटल जैसा सब्सटेंस मिला है। शुरुआती जांच में शक है कि इसी सब्सटेंस से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 5 में से 2 मामले हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश के लिए मौत की सजा दी है, जबकि बाकी मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। अदालत ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और साथ ही उन्हें भी फांसी की सजा सुनाई है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। क्या आप खुश हैं? शायद आप थोड़ा पॉज लेकर इसका जवाब दें, पर सच में खुश रहना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी सी आदत का खेल है। और क्या है वो आदतें, जानने के लिए जरूर देखिए आज शाम का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर हैप्पी लाइफ के फॉर्मूला 5।